बिहार की राजधानी पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, इस शहर का इतिहास बड़ा ही गौरवान्वित रहा है। मगध शासकों के समय ये स्थान काफी फला फूला और विकसित हुआ। बोधगया, नालंदा विश्वविद्यालय, गोलघर, शेर शाह सूरी का मकबरा जैसी कई नायाब खूबसूरती है यहाँ की दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर है। पहला तो यहाँ का लिट्टी चोखा और दूसरा यहाँ की राजनीति। यहाँ की राजनीति में अक्सर दबंगई शासन की झलक देखने को मिल ही जाती है। इन्हीं सब के बीच से निकालकर एक नई कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरुआत उनकी तकरार से हुई, मगर अंजाम किस हद को पार करेगा ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पटना की गलियों का कुछ इतिहास ही पुराना है। हमसे पूछो, हमने इसे बहुत करीब से जाना है। जितनी प्यारी बोली है उतना ही कड़क स्वभाव है। मुस्कुराए, आप पटना में हैं, यही हमारे स्वागत करने का अंदाज है। कलेक्टर का ऑफिस। एक आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने, ऊपर से खादी की जैकेट, लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर बड़ी मूछें, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच होगी। कलेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठीक उसके पीछे उसका सेक्रेटरी खड़ा है। ये है पटना शहर के विधायक योगेंद्र सिंह ठाकुर, जिन्हें लोग बड़े ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। पिछले 20 सालों से सियासत की बागडोर इनके हाथों में है। इनके अलावा कोई भी चुनाव में इस क्षेत्र से जीत नहीं पाया। ये कहना मुश्किल होगा कि उनकी जीत में जनता का प्यार शामिल है या उनके तेज दिमाग का कमाल है, मगर सच तो यही है, पिछले 20 सालों से विधायक की कुर्सी उन्हीं के पास है। कलेक्टर साहब, आप हमको यहाँ काहे बुलाए हैं? कोनो बहुत जरूरी बात है का? बड़े ठाकुर ने कहा, देखिए सर, आपको तो सारी बातें पता है। दरअसल बात ये है कि कल ही ऊपर से ऑर्डर पास हुआ है। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए सख्त से सख्त हिदायत दी गई है। आपकी और विशंभर सिंह की दुश्मनी वर्षों पुरानी है और ये बात पूरा शहर जानता है, लेकिन आप लोगों की दुश्मनी का शिकार अक्सर आम जनता होती है। आप लोग एक साथ मिलकर इस मामले को सुलझा क्यों नहीं लेते? कलेक्टर ने कहा। आपको क्या लगता है कलेक्टर साहब, ताली एक हाथ से बजती है नहीं? अगर वो लोग हमरे आदमियों को मारेंगे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर देखते रहेंगे? बड़े ठाकुर ने कहा। उनकी बात पर कलेक्टर साहब बोले, इसलिए बड़े ठाकुर, मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि कल दिल्ली से 2 बड़े अफसरों को भेजा जा रहा है। एक मीटिंग अरेंज होगी जिसमें आप और विशंभर सिंह दोनों के ही लोग शामिल होंगे, ताकि किसी तरह बातचीत करके समाधान निकाला जा सके। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। बड़े ठाकुर ने जवाब दिया, ठीक है, आप लोगों की यही इच्छा है तो हमको कोनो दिक्कत नहीं है। आप मीटिंग अरेंज करवाइए, हम पहुंच जाएंगे। बड़ ठाकुर ने उठते हुए हाथ जोड़ नमस्ते कर कहा, अच्छा तो अब इजाजत दीजिए। कलेक्टर ने भी जवाब में सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ लिए। बड़े ठाकुर कलेक्टर ऑफिस से बाहर निकल गए। उनके पीछे उनका सेक्रेटरी भी निकला। बड़े ठाकुर ने चलते हुए अपने सेक्रेटरी से कहा, वेद को फोन लगाओ मिश्रा और उसको बोलो जल्द से जल्द हमसे घर पर आकर मिले। ये बोल ठाकुर साहब गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को हवेली चलने के लिए कहा। मिश्रा जी ने वही किया जो उनको करने के लिए कहा गया। एक आदमी अपनी जीप पर बैठा गाड़ी की बोनेट से सिर टिकाए लेटा था। आंखों पर काला चश्मा, चाय और हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए था। तभी उसके पास एक आदमी भागता हुआ आया और हौंफते हुए बोला, भैया जी जल्दी चलिए, आपको बड़े मालिक ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी अंगड़ाई लेते हुए उठा और बोला, काहे हमारी नींद खराब किए हो बे? कोनो भूकंप आ गया का? इनसे मिलिए, ये है वेद सिंह ठाकुर, इस कहानी के दबंग नायक। अपने खानदान से सियासत का दांवपेच तो इन्हें विरासत में मिला है। पूरे पटना शहर में मशहूर है ये और उनके चाहने वाले इन्हें भैयाजी कहकर बुलाते हैं। वेद ने आगे कहा, मुंह में दही जमा के बैठे हो, अब कुछ बोलोगे भी कि नहीं? कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उस आदमी ने न में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भैयाजी, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। मिश्रा जी का फोन आया था कि बड़े मालिक आपको जल्द से जल्द हवेली बुलाए हैं। अब काहे बुलाए हैं ये हमको नहीं मालूम, तुम चलो हम आते हैं। ये बोलकर वेद ने फोन मिलाया। रिंग बजी तो उसके आदमी मुरली ने फोन उठाया। फोन के दूसरी ओर से वेद ने कहा, कहाँ मर गए तुम सब? बस भैया जी, हम सब तो पास की दुकान पर चाय पीने आए हैं, मुरली ने कहा।
सबके सब जल्दी आओ, हमको हवेली पहुंचना है। तनिक भी देर किए तो हम तुम लोगों की टांगे तोड़ देंगे। इतना कहकर वेद ने फोन रख दिया। उधर फोन कटते ही मुरली ने मोबाइल जेब में डाला और अपने बगल में चाय पी रहे एक मोटे आदमी जिसका नाम बिरजू था उसके सिर पर मारते हुए बोला, काहे हमरी मैयत उठवाने में लगे हो बे? जल्दी चलो, भैया जी ने बुलाया है, वरना किसी की खैर नहीं। बिरजू के घूरने पर मुरली आगे बोला, तू काहे हमको घूर रहा है बे? अरे मुरली भैया, कम से कम चाय तो ढंग से पीने दिया करो। बिरजू ने कहा, चुपचाप चलो नहीं तो चाय के पतीले में तुम्हारा सर डाल देंगे, फिर आराम से पीते रहना और तुम लोगों का चलने का इनविटेशन देना होगा। मुरली ने खिसियाते हुए अपने बाकी आदमियों से कहा। उसकी बात पर उसके आदमी एक साथ बोले, नहीं मुरली भैया, हम आ रहे हैं। वो बाकी सब आदमियों को लेकर भैया जी के पास पहुंच गया। उन्होंने जीप स्टार्ट की और हवेली के लिए निकल गए। ठाकुर की हवेली। वेद हवेली पहुंचा और नौकर से पूछा, पापा कहाँ है? उसके पूछने पर नौकर ने जवाब दिया, जी बड़े मालिक अभी नहीं आए। वेद अंदर चला आया। उसने देखा माँ नौकरों से कहकर नाश्ता लगवा रही थी। ये है सावित्री सिंह ठाकुर, वेद की माँ। बहुत ही सीधी व सरल महिला। ये जितनी सुंदर है उतना ही कोमल इनका व्यवहार है। सावित्री जी ने वेद को देखा और नाश्ता लगाते हुए कहा, आ गए? तुम कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं माँ, बस तनिक घूमने निकल गए थे दोस्तों के साथ। वेद ने कुर्सी की खिसकाई और बैठते हुए आगे बोला, माँ घर में इतनी शांति क्यों है? वो दोनों शैतान उठे नहीं का अब तक? उसने इतना कहा ही था कि एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आती हुई बोली, दोनों नहीं सिर्फ एक शैतान, हम तो कब का तैयार हो गए भैया। ये है वेद की छोटी बहन गीत सिंह ठाकुर। माँ जल्दी से नाश्ता दीजिए, हमको कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। गीत कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तनिक ठहर जाओ तूफान मेल, इतनी जल्दबाजी में कौन नाश्ता करता है, और वैसे भी तुम्हारा कॉलेज उड़ थोड़ी न जाएगा। वेद ने कहा तो गीत बोली, तूफान मेल हम नहीं, आप है भैया जो हमेशा गायब रहते हैं। माँ सुबह आपके लिए परेशान हो रही थी। वेद ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, बकवास बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो। ई बताऊं हूँ शैतान, अब तब तक काहे नहीं उठा? कॉलेज के लिए देर नहीं हो रहा है का? हमको क्या मालूम, तैयार होने में तो वो लड़कियों से भी ज्यादा वक्त लगाता है। गीत ने खाना खाते हुए कहा। विनय सिंह ठाकुर वेद का सबसे छोटा भाई और घर में सबका लाडला। विनय अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसका फोन स्पीकर पर किया और अपने हाथों में घड़ी पहनते हुए बोला, तुम लोगों को जरा सी भी चैन नहीं है, हमको तैयार भी नहीं होने देते। तनिक इंतजार करो, हम बस आधा घंटा में पहुंचते हैं। उसने फोन कट किया और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने कमरे को देखा। कपड़े अलमारी की जगह आधे फर्श पर तो आधे बेड पर बिखरे पड़े थे। किताबें सोफे पर पड़ी थी। कोई भी सामान अपनी जगह नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सीबीआई ने यहाँ कोई सर्च ऑपरेशन किया हो। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये हमारा कमरा है, बाप रे का हाल हो गया है इसका। बेटा विनय जल्दी निकलो यहाँ से, वरना माँ आ गई तो अभी तुम्हारी क्लास ले लेंगी। ये बोल वो कमरे से निकल गया। विनय नीचे आया और चेयर पर बैठते हुए बोला, माँ जल्दी नाश्ता दो, हमको देर हो रहा है। वैसे का बना है, खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। गीत ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, कौन सा परफ्यूम लगाए हो, कितना गंदा स्मेल आ रहा है। देखो हमारे परफ्यूम के बारे में कुछ मत बोलना, कोनो ऐसा वैसा नहीं है, इम्पोर्टेड माल है, बाहर से मंगवाया है। विनय ने कहा, दिखता है कितना इम्पोर्टेड माल है, ऐसा लग रहा है कि 10 दिन से नहाए नहीं हो। दूर रहो, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, गीत ने कहा। विनय उसकी बात पर गुस्से से बोला, देखो सुबह सुबह हमसे पंगा मत लो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बात पर गीत कहाँ चुप रहने वाली थी, बस शुरू हो गए दोनों। बस करो, तुम दोनों घर को का मछली बाजार बना के रखे हो। इतने बड़े हो गए मगर आदतें वही बच्चों वाली, सुधर जाओ। सावित्री जी ने उन दोनों को डांट लगाते हुए कहा। दोनों चुप हो गए। फिर सावित्री जी ने वेद की ओर देखकर कहा, देखो बेटा हम कह रहे हैं थोड़ा जिम्मेदार हो जाओ। अब हम थक गए हैं घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते। ले आओ ब्याह करके कोनो सुंदर सी बहू हमरे लिए।
गीत उनकी बात पर खुश होते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही कह रही है भैया, अब आप शादी कर ही लो ताकि हमको भी एक सुंदर सी भाभी मिल जाए। वेद गीत को आंखें दिखाते हुए बोला, चुपचाप अपना नाश्ता करो, हमारे ब्याह की चिंता छोड़ दो। अरे उसके काहे डांट रहे हो, वो कोनो गलत बात थोड़े ही कह रही है। अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे, इस साल 28 के हो जाओगे, 2-4 साल और बीत गए न तो कोनो अपनी लड़की नहीं ब्याहेगा तुमसे। सावित्री जी ने कहा, हाँ वरना 2-4 साल बाद कोनो लड़की नहीं आंटी ढूंढनी पड़ेगी भैया के खातिर। विनय खाते हुए बोला। जब उसे एहसास हुआ सब उसे ही घूर रहे हैं तो उसने बात बदलते हुए कहा, हम कह रहे थे कि भैया को कोनो लड़की कैसे मना कर सकती हैं। आप लोगों के पास बस एक ही बात होती है करने को, ये बोल वेद उठकर जाने लगा। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ, सावित्री जी ने रोकते हुए कहा। हमारा हो गया माँ, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। पापा जब आ जाए खबर भिजवा दीजिएगा। जब भी इससे शादी की बात करो ये भाग जाता है, पता नहीं अपने जीते जी हम बहू का चेहरा देख भी पाएंगे या नहीं। सावित्री जी अपने मन में ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। विशंभर सिंह की हवेली जिस प्रकार योगेंद्र सिंह ठाकुर का राजनीति में सिक्का चलता है, ठीक उसी प्रकार ऊंची पहुंच इनकी भी है। ये है विशंभर सिंह। 20 साल पहले तक पटना की राजनीति में इनका भी दबदबा हुआ करता था। वो बात अलग है कि ये कभी सत्ता पे आसीन नहीं हो पाए। पहले भी विपक्ष में बैठे रहे और अब भी विपक्ष की ही कुर्सी संभाल रहे हैं। साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल ये राजनीति में करना बखूबी जानते हैं। यदि प्यार से काम न बने तो गुंडागर्दी पर उतरने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। इनकी और योगेंद्र सिंह ठाकुर के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी है, जिसकी भेंट अक्सर शहर की आम जनता चढ़ती है। विशंभर सिंह के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मनोहर सिंह और छोटा शमशेर सिंह। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक और मनोहर लड़ाई झगड़े की बजाय अहिंसा और शांति में विश्वास रखता है, वहीं शमशेर बिल्कुल अपने पिता का प्रतिबिंब है। लोगों को डराने धमकाने में उसे बहुत मजा आता है। वही लड़कियां इसकी खास कमजोरी है। जो अपनी मर्जी से मानी तो ठीक है, वरना बलपूर्वक उसे इनके बिस्तर तक पहुंचा दिया जाता है। मनोहर अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने आईने से देखा मानवी नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। ये है मनोहर की पत्नी मानवी सिंह। अपने पति की तरह ये भी सकारात्मक विचारों वाली महिला है। घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी के भी हाथों नाश्ता भिजवा दिया होता। तुमने काहे तकलीफ की। मनोहर ने उसके हाथों से नाश्ते की प्लेट ली और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, हमको आपके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। मानवी ने कहा, कोनो जरूरत नहीं है ये सब करने का, डॉक्टर तुमको बोले हैं न अभी आराम करने को। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान और पल रही है, इसलिए अपना और इसका ख्याल रखो बस। मनोहर के कहने पर मानवी ने मुस्कुराकर कहा, हम अपना और इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपना दोनों का ख्याल रखना और कोनो जरूरत हो हमको फोन कर लेना। ये कहकर मनोहर बाहर निकल गया। मनोहर नीचे आया तो बाबूजी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मनोहर उनके पास आया और पैर छूते हुए बोला, हमको आपसे एक बात करनी थी। बाबूजी ने अखबार पलटते हुए जवाब दिया, का बात करनी है बोलो। हम सोच रहे थे कि शमशेर की पढ़ाई तो कब का खत्म हो चुकी है, तो काहे ना ही उसको भी फैक्ट्री में ले जाए। अभी से काम संभालेगा तो जिम्मेदार भी हो जाएगा। मनोहर ने कहा तो बाबूजी ने जवाब दिया, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, हम उससे बात करेंगे। एक बड़ा सा कमरा जहां सब चीजें अव्यवस्थित थी, चारों ओर अंधेरा, सिर्फ खिड़की से आती हुई रोशनी से प्रकाश था। वहां सामने टेबल पर ढेर सारी शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट पड़े थे। शमशेर अपने आदमियों के साथ सोफे पर बैठा शराब के घुट मारे जा रहा था। उसका एक आदमी जिसका नाम लल्लन है, उसकी गिलास में शराब भरते हुए बोला, भैया इस शराब में कोनो नशा नहीं, बल्कि असली नशा तो आपके कमरे में है। अच्छा याद दिलाया साला, हम तो भुलाए गए थे। ये बोल शमशेर उठा और शराब की बोतल उठाकर गटागट सारी शराब पी ली। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी थी। एक लड़की बिस्तर पर लेटी थी, जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था।
उसकी आंखें आंसुओं से लवरेज थी। जैसे ही दरवाजा खुला वो एकदम से चौंक गई। सामने शमशेर खड़ा था। वो कमरे में आया और दरवाजा बंद कर उसकी ओर बढ़ गया। शमशेर को अपने पास आता देख वो लड़की एकदम से घबरा गई। शमशेर उसके पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, गजब हो यार, तुम अपनी मर्जी से मान जाती तो इतना सब थोड़े ही सहना पड़ता तुमको। ये बोल उसने उसके मुंह पर लगी पट्टी खोल दी। वो लड़की रोते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज छोड़ दो हमको। शमशेर ने उसके हाथ और पैरों की रस्सियां खोलते हुए कहा, तुम्हारी कोनो गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे कटीले बदन की है जो हमको तुम्हारी ओर खींच कर ले आया। वो उसके चेहरे को छूने लगा तो उस लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर के दूसरी ओर नीचे आ गई। वो दरवाजे की ओर भागने लगी तो शमशेर उसके सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ना करने की, अब तक हम तुमसे प्यार से बात किए।